हेलो 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 एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप करता हूँ बहुत ज़्यादा हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी फर्स्ट वीडियो ऑफ आवर चैनल, दैट इज़ अ प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस। तो तुम्हें सी प्लस प्लस की पूरी एक प्लेलिस्ट मिल रही होगी जहाँ पे हम सी प्लस प्लस को एकदम बिगनिंग से एंड तक देखने वाले हैं। तो अगर तुम एक बिगनर हो एंड अगर तुमने चूज़ करी है कि तुम एक सी प्लस प्लस सीखना चाहते हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो तुम इस प्लेलिस्ट को देख सकते हो। और अगर तुम एक इंटरमीडिएट हो एंड तुम अगर रिवाइज करने वाले हो सी प्लस प्लस को, तब भी तुम इस प्लेलिस्ट को देख सकते हो। तो ये जो प्लेलिस्ट है मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा हलवे तरीके से पढ़ाने वाला हूँ, सच्ची तुम्हें सब सब समझ आ जाएगा। एंड स्टार्ट करते हैं अपनी सी प्लस प्लस सीरीज़ को। तो आज हमसे बात करेंगे अपने इंट्रोडक्शन की कि सी प्लस प्लस क्या है, सी प्लस प्लस में हेडर फाइल्स क्या होती हैं एंड मैनी मोर थिंग्स। तो देखते हैं, चलो। तो जो तुम्हारी सी प्लस प्लस लैंग्वेज है, ये तुम्हारी एक फास्ट लैंग्वेज है। एंड ये जो है लैंग्वेज, इसका ज़्यादा कंट्रोल होता है तुम्हारे सिस्टम के ऊपर। ये इससे तुम मेमोरी मैनेजमेंट भी अच्छा कर पाते हो अपने सिस्टम के ऊपर, जिससे तुम ज़्यादा एफिशिएंटली उसे यूज़ कर पाओगे। एंड ये जो है बेल लेबोरेटरीज़ में बना था। एंड ये जो है ये इम्प्रूवमेंट है तुम्हारी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। बिकॉज सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तुम्हारे पास ऊप्स का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, जो कि है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। बट सी प्लस प्लस में हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का भी एक ऑप्शन है, क्योंकि इसमें इंक्लूडेड है ऊप्स। तो टेंशन मत लो, ये जो मैंने भाई एक बहुत बड़ा सा टर्म यूज़ करा ऊप्स, इसकी भी तुम्हारे पास एक प्लेलिस्ट आ रही होगी जहाँ पे हम पूरी ऊप्स निपटा रहे होंगे एक बार में। तो अभी देखते हैं, ठीक है। तो हमारी सी प्लस प्लस, ठीक है। एंड हाँ, एक और पॉइंट यहाँ पे लिखते हैं कि जो हमारी सी प्लस प्लस है ये काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट भी है, ठीक है। चलो, तो अब बात करें सी प्लस प्लस से। सबसे पहले हम भाई सीधा आते हैं, इधर उधर हमें भटकने की ज़रूरत नहीं है। तुम एक बिगनर हो, तुम देख रहे होगे काफ़ी वीडियोस, सब बताते हैं इंट्रोडक्शन ये वो तुम वो पढ़ सकते हो इंटरनेट से। बात करते हैं सीधा अपने हेडर फाइल से, स्टार्ट करते हैं सिंटेक्स से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा सिंटेक्स है, सिंटेक्स की बात करते हैं। अगर तुम्हें सी प्लस प्लस का एक सबसे बेसिक कोड लिखना होगा, तो तुम कैसे लिखोगे। सबसे पहले तुम्हारा जो सी प्लस प्लस का जो कोड है, तुम्हें उसको लिखने के लिए, कहीं पे भी उसे रन कराने के लिए तुम्हें कंपाइलर की नीड है। तुम कंपाइलर ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हो, या फिर अगर तुम्हारे पीसी में, तुम्हारे सिस्टम में अगर विजुअल स्टूडियो कोड है या फिर कोई और भी कंपाइलर है, तो तुम उसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले कोई भी तुम्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लेनी है, मैं कोई भी नहीं, अगर तुम्हें सी प्लस प्लस यूज़ करनी है तो तुम यहाँ पर सबसे पहले हेडर फाइल्स का इंक्लूड करोगे अपनी हेडर फाइल्स। तो तुम्हारा हेडर फाइल जो है वो है तुम्हारी हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम। अब ये जो मैंने लिखा हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, ये जो तुम्हारी आईओस्ट्रीम है एंड ये जो तुम्हारा इंक्लूड है, ये जो तुम्हें जो इंक्लूड है हैश के साथ इंक्लूड, ये तुम्हारा कंपाइलर को बताएगा कि जो भी नेसेसिटी है इस जो तुम्हारे कोड में, पहले सबसे पहले भाई तू इसे रीड कर, इसे समझ कि क्या क्या तुम्हारा कोड में ज़रूरत है एंड क्या क्या तुम कहना चाहते हो कंपाइलर से। तो मैंने कहा कि मुझे सिर्फ एक आईओ स्ट्रीम चाहिए जो कि हेल्प करेगा मेरे किसी भी अपने मेरे इनपुट और आउटपुट के लिए, ठीक है। इनपुट और आउटपुट के लिए मुझे हेल्प करेगा। उसके बाद हम यूज़ करेंगे अपना यूजिंग नेम स्पेस, थोड़ी सी ठंड ज़्यादा होती हुई, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ये क्या करेगा, ये जो तुम्हें ये इंक्लूड करेगा तुम्हारी जितनी भी स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज़ हैं जिससे तुम यूज़ कर सकते हो अपने वेरिएबल्स अपने, ठीक है, जितने भी डेटा टाइप्स हैं, तो तुम इसकी हेल्प से उन्हें यूज़ कर सकते हो अपने कोड में। तो ये जो दो लाइंस हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं तुम्हारे कोड के लिए। सबसे पहले तुम्हें एक हेडर फाइल इंक्लूड करनी है एंड तुम्हें ये सारी स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज़ को तुम्हें यहाँ पे लिखना है। उसके बाद हम आएंगे सीधा अपने इंट मेन पर, ठीक है। जो इंट मेन है यही तुम्हारा मेन फंक्शन है। कंपाइलर सीधा अपने तुम्हारी हेडर फाइल्स के बाद सीधा इस फंक्शन को रीड करेगा। तुमने कोई और भी फंक्शंस बनाए होंगे इसके ऊपर, वो कोई रीड नहीं करेगा, सीधा आएगा मेन फंक्शन में। मेन फंक्शन से तुम जो बाकी फंक्शंस को कॉल कर रहे होगे, तो कंपाइलर यहाँ से तुम्हारे बाकी फंक्शंस पे जाकर जंप करेगा। तो तुमने इंट मेन लिया एंड यहाँ पर तुमने कुछ भी, लेट से तुमने यहाँ पे सी आउट कराया 5 को, या लेट से तुमने यहाँ पे सी आउट कराया
हेलो वर्ड, ठीक है। एंड यहाँ पे तुमने लिखा है रिटर्न 0 एंड यहाँ पे तुम्हारा कोड ख़त्म। तो ये जो सी आउट मैंने लिखा, सी आउट जो है हम यूज़ करते हैं अपनी C++ में प्रिंट कराने के लिए, ठीक है। तो ये हम यूज़ करते हैं प्रिंट कराने के लिए। एंड जो मैंने नीचे एक रिटर्न 0 लिखा है, ये तुम्हारा कंपाइलर को बताता है कि जो तुम्हारा ये जो कोड है ये सक्सेसफुली यहाँ तक एंड हो चुका है एंड अब तुम्हें इसके बाद कोई काम नहीं करना है, तो सक्सेसफुली तुम यहाँ से अब एग्ज़िट ले सकते हो, ठीक है। तो अगर तुम इसे ना लिखो तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब एक एक करके बात करते हैं। ये जो मैंने तुम्हें सी आउट बताया, ठीक है, सी आउट जो है ये तुम यूज़ करोगे। सी आउट के साथ हमेशा तुम्हें जब प्रिंट करना है तो तुम बाहर की तरफ 2 एंगुलर ब्रैकेट्स बनाओगे एंड उसके बाद जो भी तुम्हें प्रिंट करने की स्टेटमेंट लिखनी होगी, जो भी बॉडी होगी, वो तुम यहाँ पर लिखोगे। एंड एक चीज़ और, जब भी तुम अपना कोड लिखोगे तो तुम्हें एंड ऑफ द लाइन में सेमीकोलन ज़रूर लगाना है, जिससे कि ये तुम्हारा एक दर्शाएगा कंपाइलर को कि यहाँ पे जो लाइन है तुम्हारी C++ की वो एंड हो चुकी है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, इसे ध्यान रखना। चलो, अब जो मैंने तुम्हें हेडर फाइल्स बताई, ये जो हेडर फाइल्स हैं तुम्हारी, ये तुम्हारी 2 टाइप की हेडर फाइल्स होती हैं, ठीक है। एक यहाँ पे लिखते हैं हेडर्स, जो फाइल है तुम्हारी हेडर्स, ये तुम्हारे 2 टाइप के हेडर्स होते हैं। पहला हेडर है तुम्हारा सिस्टम हेडर एंड दूसरा है जो तुम्हारा यूज़र डिफाइंड हेडर्स। अब जो मैंने कहा, ये जो सिस्टम हेडर्स हैं, ठीक है, हेडर्स जो हैं ये तुम्हें इंक्लूड करने होते हैं अपने प्रोग्राम में लिखने से पहले। तो ये जो तुम्हारे सिस्टम हेडर्स हैं, यही जो तुम्हारे इनबिल्ट हेडर्स हैं, इनबिल्ट हेडर फाइल्स हैं, जैसे कि आईओ स्ट्रीम, यही जो कि तुम्हारे इनपुट एंड आउटपुट में हेल्प कराती हैं। फिर है दूसरी हमारी math.h, ठीक है, जो कि तुम्हारे मैथमेटिक्स, जो जितने भी तुम्हारे लॉजिकल फंक्शंस हैं उन्हें इंक्लूड कराती है तुम्हारे कोड में। फॉर एग्जांपल SQRT, ये तुम्हारे किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए काम आता है। एंड POW इज़ यूज फॉर पावर, तो अगर तुम्हें 2 नंबर हैं एंड उसकी तुम्हें A की पावर B अगर तुम्हें निकालना है तो तुम POW का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो एक फंक्शन, एक हेडर फाइल हमारी ये हो गई। और भी वेरियस हेडर फाइल्स हैं, जैसे कि हैश इंक्लूड वेक्टर, एक वेक्टर इंक्लूड करने के लिए, सेट्स, अनऑर्डर्ड मैप, ठीक है। और ये सब तुम्हारी सिस्टम हेडर फाइल्स होती हैं। अच्छा, जो तुम्हारी यूज़र डिफाइंड हेडर फाइल्स हैं ये तुम खुद बनाते हो, ठीक है। इन यूज़र डिफाइंड हेडर फाइल्स को तुम खुद बनाओगे। अब ये कैसे बनाओगे, तुमने कोई भी एक फंक्शन लिखा, मैंने तुम्हें बताया जो मेन है ये एक फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन क्या होता है, एक ब्लॉक ऑफ कोड को कैरी करता है। तो ये जो यूज़र डिफाइंड तुम्हारा हेडर फाइल्स है, यहाँ पे तुम हेडर फाइल्स को खुद बताते हो, जिससे कि तुम अपने कोड को बार बार, उस जो स्निपेट है उसको तुम बार बार रीयूज़ कर सको। तो तुम्हें यहाँ पे कोई भी फंक्शन लिखना है, तुमने लेट से कोई भी एक सम फंक्शन लिखा, ठीक है। एंड इस फंक्शन के अंदर तुमने कहा कि जो भी तुम्हारे 2 इंटीजर्स आ रहे होंगे या जो भी तुम्हारे इंटीजर्स आ रहे होंगे, तुम्हें जैसे लेट से उन्हें A+B करना है। एंड तुम इस फाइल को .h एक्सटेंशन के साथ अगर सेव करके तुम अगर फिर इसे यूज़ करोगे हैश इंक्लूड के साथ, तब तुम इसे बार बार रीयूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अभी तुम बस जस्ट फोकस करो अपने सिस्टम एड्रेस पे। हम जो यूज़र डिफाइंड हेडर फाइल्स है इन्हें हम आगे देख रहे होंगे, ठीक है। चलो, तो हाँ, और एक और चीज़ मैंने जो तुम सी आउट के लिए जो मैं तुम्हें एंगुलर ब्रैकेट्स बताए थे, ये जो अगर तुम्हारे एंगुलर ब्रैकेट्स अगर बाहर को हैं तो ये हम यूज़ करेंगे अपने इंसर्शन ऑपरेशन के लिए, ठीक है। ये हम इंसर्शन के लिए देख रहे होंगे अपने कोड के अंदर। एंड ये वाले जो ब्रैकेट्स हैं ये हम यूज़ कर रहे होंगे एक्सर्शन के लिए, ठीक है। तो अगर तुम्हें कोई भी चीज़ प्रिंट करानी है, ठीक है, अगर तुम्हें कोई भी चीज़ प्रिंट करानी है तब तुम यूज़ करोगे सी आउट, तब तुम यूज़ करोगे सी आउट एंड यहाँ पे वो चीज़ को प्रिंट करा दोगे। एंड अगर कोई भी चीज़ तुम्हें इनपुट लेनी है यूज़र से, ठीक है, अगर तुम्हें यहाँ पे इनपुट लेना है यूज़र से, अगर यूज़र से, तब तुम यूज़ कर रहे होगे सी इन एंड यहाँ पर तुम यूज़ कर रहे होगे एक्सर्शन अपने ऑपरेटर्स को। तो ये तुम्हारा यहाँ पे सी इन होगा, ठीक है। अगर तुम्हें कोई भी चीज़ प्रिंट करानी है तो जो तुम्हारे एंगुलर ब्रैकेट्स हैं वो बाहर को होंगे एंड अगर कोई चीज़ इनपुट लेनी है तो वो अंदर को एंगुलर ब्रैकेट्स होंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, ईजी है। अब बात करते हैं कुछ और।
ठीक है, अब हमने इतनी बात कर ली, मैं सी आउट बता दिया है। अब हम बात करेंगे वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स, अब वेरिएबल्स क्या होते हैं भाई? देख, सिंपल सा कोड है। कोड में मैंने तुम्हें बेसिक्स बताया। अब क्या कहो कि भाई सारांश यार एक काम कर कि मैंने ना एक वैल्यू लेनी है और उस वैल्यू को ना मैंने प्रिंट कराना है, तो अब उस वैल्यू को मैं कहाँ स्टोर करा रहा हूँ अपने कोड में, वो चीज़ मेरे वेरिएबल संभालते हैं। तो वेरिएबल जो हम यूज़ करते हैं एक एज अ कंटेनर, ठीक है, जो कि होल्ड करता है वैल्यूज़ को, तो ये हमारा वेरिएबल्स होते हैं। एंड जो वेरिएबल्स हैं ये तुम्हारे बहुत सारे टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं। तो जो सबसे पहला टाइप है ये है तुम्हारा एक इंट टाइप का तुम्हारे पास वेरिएबल होगा, जो कि एक इंटीजर, जो तुम्हारी इंटीजर वैल्यूज़ को स्टोर करा रहा होगा। ठीक है, इसका अभी हम एग्जांपल देख रहे होंगे, जो कि तुम्हारी इंटीजर वैल्यूज़ को स्टोर करा रहा होगा फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी। ठीक है, एंड उसके बाद हम बात कर रहे होंगे अपने फ्लोट की। जो फ्लोट वेरिएबल है ये तुम्हारी डेसिमल वैल्यूज़ को स्टोर करा रहा होगा, क्योंकि सिर्फ इंटीजर में तुम्हारी डेसिमल वैल्यूज़ नहीं आ सकती हैं। तो इसका एग्जांपल इंटीजर का एग्जांपल होगा जैसे 9, 6। एंड फ्लोट जो है ये तुम्हारी डेसिमल वैल्यूज़ को स्टोर कराता है, जैसे फॉर एग्जांपल 9.4, ठीक है, 6.7। ठीक है, थर्ड वेरिएबल, अगर हम वेरिएबल्स की बात करें तो एक और इम्पॉर्टेंट है, जो कि है केयर जो हम यूज़ करते हैं किसी भी कैरेक्टर को स्टोर कराने के लिए, टू स्टोर कैरेक्टर। ठीक है, अगर मैंने केयर जो है वी बनाया, तो मैं उसके अंदर अपना कोई भी कैरेक्टर स्टोर करा था। लेट से मैंने एक डी स्टोर करा दिया, ठीक है, मैं सी आउट करूँगा अगर वी को, तो मेरा डी जो है वो प्रिंट हो जाएगा। तो हम ये जो है एक एग्जांपल के अंदर, एक अपने कोड के अंदर देख रहे होंगे। ठीक है, कुछ और बात करते हैं उससे पहले। तो चलो, और तुम अभी तो मैंने जैसे तुम्हें एक फ्लोट बताया, एक मिनट, मैं तुम्हें फ्लोट वेरिएबल बताया। तो फ्लोट वेरिएबल होता है एक, उसके साथ एक हम यूज़ करते हैं एक और वेरिएबल होता है, जो कि होता है डबल। ठीक है, जो फ्लोट वेरिएबल है मैंने तुम्हें बताया था कि ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए यूज़ होता है, जो डेसिमल नंबर्स के लिए यूज़ होता है। तो जो फ्लोट है ये हम लेस प्रिसीशन जब होगा हमारे कोड में, तब हम इसे यूज़ कर रहे होंगे। लेट्स से फॉर एग्जांपल 9.46, ये तुम्हारा लेस प्रिसीजन का है, तो हम यहाँ पे फ्लोट का यूज़ कर रहे होंगे। और जब तुम्हारा एक हाई प्रिसीजन नंबर होगा, जब तुम्हें चाहिए जो तुम्हारी पाई की वैल्यू होती है, लेट्स से कि 3.14, तो 14, 14, 14, 14 एंड 14 सो ऑन, तो हम तब डबल वेरिएबल का यूज़ कर रहे होंगे अपने कोड में। ठीक है, इस सब का हम एक देखेंगे कि मैं ये जो तुमसे कह रहा हूँ ये मैं क्या कह रहा हूँ। तो चलो, जो जितनी चीज़ें मैंने तुम्हें बताई हैं इतने हम टेस्ट करते हैं। तो फटाफट से आ जाओ मेरे पास। जो कंपाइलर है, इस टाइम पे मैं कंपाइलर यूज़ कर रहा हूँ VS कोड। मैंने एक अपना बॉयलर प्लेट कोड बना रखा है, ठीक है, जिसमें मैंने अपनी एक हेडर फाइल इंक्लूड कर रखी है, जो कि है मेरी हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम। ठीक है, जो कि यूज़ होती है मेरी इनपुट आउटपुट के लिए। यहाँ पे मैंने एक हेडर, और मैंने यहाँ पे एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी जो मेरा नेम स्पेस है, मैंने एक यहाँ पे ये भी डाल रखा है। अब मैंने सीधा यहाँ पे एक इंट मेन बना रखा है, जो कि मैंने कहा कि कंपाइलर सीधा इस मेन फंक्शन को आके रीड करेगा। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल मैंने किस इंट टाइप का वेरिएबल बनाया, मैंने लेट से उसका नाम दिया ए में मैंने स्टोर करा लिया 6। ठीक है, मैंने एक और वेरिएबल बनाया जो कि कहा मैंने इंट, एंड मैंने उसमें स्टोर करा लिया 7। ठीक है, अब मैंने तुम्हें क्या बताया था कि तुम्हें अगर प्रिंट कराना हो कोई भी चीज़, तब तुम किस चीज़ का यूज़ करोगे, वो है तुम्हारा सी आउट। एंड जो ऑपरेटर्स उसमें जो यूज़ होंगे, वो तुम्हारे ऑपरेटर्स यूज़ होंगे इंसर्शन वाले, जो कि राइट साइड को एंगुलर ब्रैकेट्स खुले होंगे। तो तुम्हें जो सी आउट करना है, तो तुम यहाँ यूज़ करोगे ए। ठीक है, एंड फिर से अगर तुम्हें बी को भी कराना है, तो तुम इसे यूज़ करोगे बी। तो ये जो है मैंने यहाँ पे बस कुछ नहीं करा, मैंने यहाँ पे वेरिएबल बनाए ए एंड बी, एंड यहाँ पे मैंने इन्हें प्रिंट कराया है। तो इसे रन करते हैं, देखते हैं कि क्या आउटपुट आ रहा है। तो तुम देख सकते हो 6 और 7 आ रहा है, तुम्हें 67 पढ़ने में आ रहा होगा। तो एक और चीज़ मैं तुम्हें बताऊं, अगर तुम्हें
लेट्स से कि एक लाइन है एंड उस लाइन का जो अगला आउटपुट है वो तुम्हें उस लाइन के नीचे चाहिए, ठीक है, तुम्हें एक न्यू लाइन चाहिए, तो तुम यहाँ पर यूज़ करोगे अपना प्रिंट के बाद जो भी तुमने प्रिंट करा लिया है उसके बाद तुम इसे एंडल का यूज़ कर सकते हो। एंडल जो क्या करेगा, तुम्हारा जो भी अगला स्टेटमेंट जो भी प्रिंट होने वाला है एक न्यू लाइन में तुम्हें प्रिंट करके देगा। मैंने दोनों जगह एंडल लगा दिया, मैं बी में तो वैसे कोई यूज़ नहीं है, कोई बात नहीं, तब भी इसे रन करते हो तो तुम देख सकते हो 6 and 7 यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, ठीक है। चलो अब मैंने यहाँ पर ए और बी की वैल्यू तो 6 और 7 दे दी, बट क्या मैं यहाँ पर वैल्यू भाई ले सकता हूँ? मैंने एक इंट ए बनाया और एक बी बनाया, जो मैंने लास्ट वाले कोड में मैंने एक इंट ए लिखा था नीचे इंट बी लिखा था, तो तुम वो दोनों ही इंट टाइप के हैं, तो मैं उन दोनों को एक साथ भी लिख सकता हूँ जस्ट लाइक दिस। तो इंट ए और बी हो गया हमारा। मैंने यहाँ पे एक सी इन यूज़ करा एंड यहाँ पर मैंने ए को इनपुट कराया, मैंने बी का इनपुट कराया, ठीक है। और अब जो भी मेरे ए और बी आएंगे मैंने उन दोनों को प्रिंट कराने वाला हूँ। मैंने कहा सी आउट कर दो ए विद एन एंडल एंड सी आउट बी, ठीक है। चलो तो ये अब मुझसे देखो इनपुट ले रहा है, तो मैंने लेट से कहा मेरा जो ए है वो मेरा 5 है, जो मेरा बी है वो मेरा 6 है। तो देखो 5 और 6 जो है वो प्रिंट हो चुका है, यहाँ पर तुम देख रहे होगे, ठीक है। तो इस तरीके से सी आउट और कुछ सी इन जो है तुम्हारा वर्क करते हैं। चलो अब मैंने तुम्हें वेरिएबल्स ही बताए थे कि इंट और फ्लोट टाइप का वेरिएबल। तो लेट से मैंने एक वेरिएबल बनाया इंट ए और एक फ्लोट वेरिएबल बनाया फ्लोट बी, ठीक है। एक और मैंने कैर वेरिएबल बनाया सी। अब मैं अगर तीनों को इनपुट लूँ ए बी एंड सी एंड मैं अगर तीनों को आउटपुट करा दूँ ए, फिर से वही चीज़ मैंने जो पिछले वाले कोड में सी आउट जो है अलग अलग लिखे थे, मैं यहाँ पर एक साथ भी लिख सकता हूँ, बट तीनों को मैं अलग अलग लाइन में दिखाना चाहता हूँ तुम्हें। तो मैंने कहा सी आउट ए एंड सी आउट बी एंड सी आउट, ठीक है। सही एकदम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हमारी यहाँ पर। तो इसे रन करते हैं एंड देखते हैं, टर्मिनल को डिलीट ही करते हैं, नया टर्मिनल बनाते हैं। चलो तो तुम देख रहे होगे यहाँ पे मुझसे मेरे इनपुट्स ले रहा है। तो मैंने कहा ए जो है वो मेरा 4 है, जो बी है वो मेरा 9.6 है एंड जो मेरा कैर सी है वो है मेरा डी। तो देख रहे हो तुम यहाँ पे जो मेरे सी आउट हो चुके हैं मेरे तीनों के तीनों वेरिएबल्स, जो कि एक कैर फ्लोट एंड इंटीजर, ठीक है। तो ये मैंने तुम्हें अभी पढ़ाया है। अब बात करते हैं तुम्हारे लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स की, ठीक है। ये बात करते हैं तुम्हारा स्कोप, जो लोकल और ग्लोबल मैंने नाम दिया, ये एक हेडिंग के अंदर आते हैं जिसे हम बोलते हैं स्कोप। तो ये स्कोप क्या होता है? स्कोप एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पे हमारे सारे वेरिएबल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जहाँ पे हमारे सारे वेरिएबल्स प्रेजेंट होते हैं, ये हमारा स्कोप होता है। स्कोप जो है ये दो टाइप का स्कोप होता है। सबसे पहला है जो है तुम्हारा लोकल स्कोप एंड जो दूसरा स्कोप है वो है तुम्हारा ग्लोबल स्कोप, ठीक है। लोकल स्कोप और ग्लोबल स्कोप। जो लोकल स्कोप्स जो होते हैं ये तुम्हारे किसी भी एक फंक्शन के अंदर होते हैं। ये जो है ये सिर्फ इनसाइड एनी फंक्शन, एंड ये जो वेरिएबल्स हैं ये सिर्फ रिकॉग्नाइज होंगे उस फंक्शन के थ्रू। जो वो फंक्शन है, जो भी तुमने एक फंक्शन बनाया इंट मेन जो तुमने बनाया, उसमें अगर जो तुमने वेरिएबल्स बनाया इंट ए लेट से, तो वो एक लोकल वेरिएबल है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वो एक रिकॉग्नाइज होगा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे मेन फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो मैं तुमसे ये कहना चाह रहा हूँ। एंड जो तुम्हारे ग्लोबल वेरिएबल हैं, जो तुम्हारे ग्लोबल वेरिएबल हैं, ये ग्लोबल वेरिएबल आउटसाइड होते हैं किसी भी फंक्शन के, outside any function and recognize by full program,
ठीक है। और जो ग्लोबल वेरिएबल्स हैं ये किसी भी फंक्शन के अंदर नहीं होते हैं, ठीक है। तुम इन्हें ग्लोबली रिप्रेजेंट कर रहे होते हो, इन सारे जितने भी तुम्हारे फंक्शंस हैं, या तुम बिना फंक्शंस के भी अगर तुम प्रिंट करा रहे हो तब भी इन ग्लोबल वेरिएबल्स का तुम रिकॉग्नाइज कर सकते हो, तब भी इनका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इनको देखते हैं, कोड करते हैं। एक और चीज़ मैं इसको पढ़ाने सीधा कोड पे चलने से पहले तुम्हें एक और चीज़ बताता हूँ। एक और होता है तुम्हारा कमेंट्स। कमेंट्स क्या होता है? कमेंट्स होता है, मान लो लेट से तुम नोट्स बनाते हो अपने, ठीक है। तुम नोट्स बनाते टाइम तुमने एक हार्ड लाइन लिखी, अब मेरे तुम्हें समझ नहीं आ रही है, तुमने उसका एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन साइड से लिख लिया, ठीक है। तो वो तुम्हारे कमेंट्स होते हैं। मुझको ये समझ नहीं आ रहा ये लाइन, मैं एक काम करता हूँ इसको हिंदी में लिख लेता हूँ साइड से, तो ये मैं अगर बाद में जब पढ़ूंगा तो मुझे समझ आ जाएगा। तो वही हमारे कुछ कमेंट्स होते हैं। हमारे C++ में भी हम कमेंट्स का यूज़ कर रहे होते हैं। तो जो कमेंट्स हैं, कमेंट्स को लिखने के 2 तरीके होते हैं हमारे पास C++ में, ठीक है। दोनों तरीक़ों को हम देख रहे होंगे। तो कमेंट जो हम लिखते हैं अपने, हाँ, तो कमेंट्स अगर तुम्हें एक सिंगल लाइन, अब कमेंट जो है मे बी सिंगल लाइन या मल्टी लाइन होते हैं, ठीक है। कमेंट जो है 2 टाइप के होंगे, या तो पहला है तुम्हारा सिंगल लाइन कमेंट होगा, वो सिंगल लाइन कमेंट होगा, या फिर मल्टी लाइन कमेंट होगा, ठीक है। या तो वो सिंगल लाइन होगा या तो वो मल्टी लाइन होगा। अगर एक सिंगल लाइन कमेंट है, लेट से तुमने यहाँ पे लिख लिया int a, एंड अगर तुम्हें चाहते हो कि कंपाइलर इसे रीड ना करे, तो तुम सिंगल लाइन को कमेंट करने के लिए तुम यूज़ करोगे 2 बैक स्लैशेस का। तो ये जो है तुम्हारा कमेंट हो जाएगी ये लाइन, एंड कंपाइलर इसे रीड नहीं करेगा। वही अपोजिट अगर तुम्हें मल्टी लाइन के लिए यूज़ करना है, तो बहुत सारी लाइन लेट से यहाँ पे लिखी हुई हैं, एंड तुम्हें इन सारी लाइंस को कमेंट आउट करना है, तो तुम क्या करोगे, एक बैक स्लैश लगाओगे विद एन एस्ट्रिक, एंड जहाँ पर वो तुम्हें कमेंट एंड करना होगा वहाँ पे तुम उसका अपोजिट लिखोगे विद एन एक्स्ट्रिक एंड बैक स्लैश। तो ये जो है तुम्हें कमेंट कर देंगे सारी लाइंस, एंड कंपाइलर इन्हें रीड नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अब इन्हें कोड करते हैं, एंड कमेंट का भी यूज़ मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं तुमसे क्या कह रहा था। लेट्स से इसको क्लीन करते हैं। अब मेरे को ये, जैसे कि जो मैंने कोड लिखा, मैं एक नया कोड लिखने वाला हूँ। इंस्टेड ऑफ मैं इसे हटाऊँ, तो मैं यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट्स यूज़ करूँगा, क्योंकि मेरे को यहाँ से लेकर यहाँ तक कमेंट आउट करना है, ठीक है। तो मैंने तुम्हें बताया था मल्टी लाइन कमेंट के लिए तुम्हें एक बैक स्लैश चाहिए विद एन एस्ट्रिक स्टार्टिंग में, एंड जहाँ पे तुम इसे एंड कर रहे होगे एस्ट्रिक एंड देन बैक स्लैश। तो देख सकते हो तुम, ये जो कलर है ये भी चेंज हो गया, एंड कंपाइलर इसे अब रीड नहीं करेगा। तो जल्दी से बात करते हैं स्कोप की। मैंने स्कोप में तुम्हें 2 स्कोप पढ़ाए, एक है लोकल स्कोप, एक है तुम्हारा लोकल वेरिएबल, एंड एक तुम्हारा ग्लोबल वेरिएबल्स। तो लोकल और ग्लोबल वेरिएबल जो हैं तुम्हारे, मैंने लेट से एक इंट बनाया, इंट sum1 बनाया मैंने, जिसकी वैल्यू मैंने दे दी 25, ठीक है। अब ये जो इंट sum1 बनाया, ये जो है ओनली रिकॉग्नाइज होगा मेन फंक्शन में। अगर मैं इसे प्रिंट कराऊँ इस फंक्शन के बाहर, तो जो मेरा कंपाइलर है इसको नहीं समझ पाएगा। और अगर यही मैं किसी भी फंक्शन के अंदर ना लिखते हुए एक और इंट वेरिएबल बना लूँ, लेट से मेरा sum2, एंड मैं यहाँ पर ग्लोबल वेरिएबल बनाते हुए मैं इसका जो नंबर है मैं दे दूँ, इसे असाइन कर दूँ 70, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे प्रिंट कराना चाहूँ, देखो अगर मैं प्रिंट कराना चाहूँ sum1 को, एंड अगर मैं यहाँ पे फिर से प्रिंट कराना चाहूँ sum2 को, जो कि मैंने ग्लोबली दिया है, तो ये दोनों के दोनों प्रिंट हो जाएंगे। देखते हैं कि कैसे वर्क कर रहा होगा, कमेंट आउट करते हैं। देखो 25 एंड 70 यहाँ प्रिंट हो चुका है। हमें यहाँ पे एंडल देना था, क्योंकि हमें दिखाना है कि वो दोनों जो हैं अलग अलग हैं। तो रन करते हैं दोबारा से। देखो 25 एंड 70 यहाँ पे तुम्हारे प्रिंट हो चुके हैं, ठीक है। तो अब मैं अगर यहाँ पर प्रिंट करूँ, सी आउट करूँ अगर मैं sum1 को, जो कि मेरा ग्लोबली स्टोर को मैंने करा रखा है मेरे फंक्शन के अंदर, तो देखो ये यहाँ पे रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रहा है। इसने खुद ही एरर देना स्टार्ट कर दिया कि ये sum1 क्या है। इसने खुद रिकॉग्नाइज कर लिया sum1 कहाँ से आ गया। sum1 तो भाई ग्लोबली कुछ है ही नहीं, ये तो किसी फंक्शन के अंदर पड़ा है, मैं इसे जानता ही नहीं हूँ। बट वही मैं sum2 जो है इस फंक्शन के अंदर भी यूज़ कर सकता हूँ।
तो फंक्शन जो मैं बोल रहा हूँ बार बार, इस फंक्शंस को भी हम इन डेप्थ पढ़ रहे होंगे आगे आने वाली वीडियोज़ में, ठीक है। तो तुम यहाँ पर कुछ और ऐसे वेरिएबल्स बना सकते हो, तुम्हारा एक होमवर्क है, तो तुम यहाँ पे और भी वेरिएबल्स बनाओ, तुम ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल्स को चेक कर सकते हो। जो तुम्हारा बेसिक सिंटेक्स है C++ का, वो तुम्हारा यही है कि तुमने बस हैश इंक्लूड के साथ एक हेडर फाइल इंक्लूड करने के साथ एक मेन फंक्शन को अभी अपने इंक्लूड करना है, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप तुम्हें समझ आई होगी पूरी की पूरी वीडियो। अगर तुम्हें समझ आई है तो इस वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाकी आगे की जितनी भी C++ की वीडियोज़ हैं सारी की सारी अपलोड हो रही होंगी एक एक कर। गुड बाय, सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम।